हम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें सिर्फ घर का खर्चा चल पाता था। क्या करेगी ये पढ़ के, कर भी क्या लेगी? और लड़की है, इसकी तो शादी करनी है और इसका बाप भी नहीं है। अब इसका चाचा था वो भी चला गया, सब रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ लिया, किसी ने हमसे बात नहीं की। यहाँ तक कि मेरी मम्मी के गाँव वाले, मायके वाले यानी मेरे मामा जी, उन लोगों ने भी हमारे घर आना जाना बंद कर दिया। मैं जैसे तैसे जिद करके लड़के जो भी रोना धोना जो मुझे करना था कर सकती थी, मैंने उस टाइम सब कुछ किया। मैंने कहा नहीं, मुझे पढ़ना है। जो लोग बोल के गए थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, सबसे पहले उन्हीं लोगों के फोन आ रहे थे, यार आपकी बेटी की तो अखबार में फोटो आई है। मैं रात को 9 बजे घर से निकली थी दिल्ली जाने के लिए। दिल्ली एक ऐसा शहर जिसके बारे में मैंने सुना था, मैं कभी गई नहीं थी। मैं मेरे गांव से निकलती हूँ, फिर मैं मेरी सिटी पहुँचती हूँ, वहाँ से 11 बजे की बस थी दिल्ली के लिए। फिर मैं 11 बजे तक सड़क पर बैठ के बस का वेट कर रही थी। फिर बस आती है, फिर मैं वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाती हूँ। फिर मैं बस में बैठ तो जाती हूँ, लेकिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आती, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि दिल्ली कब आने वाली है, दिल्ली कैसी दिखती है। मैंने सिर्फ उसका नाम सुना था। फिर मैं सुबह 5 बजे दिल्ली पहुँचती हूँ। फिर वहाँ पहुँचने के बाद जैसे-तैसे पता करके मैं लोगों से एम्स पहुँच जाती हूँ। हाय, मेरा नाम प्रियंका है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। जो आप शायद ढूँढने जाओगे मैप में तो आपको मिलेगा भी नहीं। तो ये जो आपने अभी देखा, अभी जो थोड़ा-सा पार्ट सुना, वो मेरी एक कहानी का छोटा-सा पार्ट है, छोटा-सा हिस्सा है, मेरे घर से एम्स तक पहुँचने का। तो आइए मेरे सफ़र के बारे में जानते हैं, मेरे उस जुनून के बारे में जानें, मेरे उस जर्नी के बारे में जानते हैं और मेरे इंडिपेंडेंट होने के सपने के बारे में जानते हैं, कि मैं कैसे गाँव से चलकर दिल्ली एम्स तक पहुँच गई। कैसे मैंने मेरी जर्नी की शुरुआत की। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार दिल्ली जाने का और एम्स का इसकी ज़िंदगी में क्या मतलब है? तो वेट कीजिए, मैं आपको उस बारे में बताऊँगी कि मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए एम्स का क्या मतलब है, कितनी इम्पोर्टेंट रखता है, कितनी इम्पोर्टेंस रखता है मेरे लिए और मेरे घरवालों के लिए। तो मेरी कहानी यहाँ से शुरू होती है, प्रियंका से डॉक्टर प्रियंका बनने की कहानी। मेरा जन्म राजस्थान के एक छोटे से गाँव में होता है। मेरी लाइफ अच्छी चल रही होती है, मेरे घरवालों की लाइफ भी अच्छी चल रही होती है। जब मैं 7 साल की होती हूँ, जैसे घर पे एक पहाड़ टूट जाता है, फैमिली पे एक पहाड़ टूट जाता है, इमोशनल पहाड़। जैसे होता है ना कि बुरा टाइम स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही मेरे घरवालों का और मेरा और मेरी फैमिली का बुरा टाइम स्टार्ट हो जाता है। उ उस दिन मेरे पापा की डेथ हो जाती है और जब मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 साल की थी। उस टाइम मैं नहीं समझ पाई ज़्यादा कुछ, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, ये सब समझने के लिए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट मुझे इतना पता था कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि मैं घर में सबसे ज़्यादा क्लोज़ उन्हीं की थी। मुझे चाहे खाना हो, मुझे चाहे स्कूल जाना हो, मुझे कुछ भी करना हो, मैं सब उन्हीं से करती थी। मैं उन्हीं के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। फिर वो सब तो हो जाता है, फिर उसके बाद मैं जैसे-जैसे बड़ी हो रही होती हूँ, गाँव के स्कूल में पढ़ाई मेरी शुरू हो जाती है। मैं गाँव के स्कूल में जाती हूँ, वहीं से मेरी पढ़ाई शुरू करती हूँ, वहीं पे पढ़ती हूँ। तब मेरे चाचा होते हैं, वो मेरे घरवालों को, मेरी फैमिली को, हम बच्चों को सँभाल रहे होते हैं, हमारी पढ़ाई का ध्यान रख रहे होते हैं, हमारे खाने-पीने का ध्यान रख रहे होते हैं। फिर मैं 10th में थी, मेरे 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले थे। फिर मैं जैसे-जैसे घर पहुँची एक दिन, तो घर पे अचानक इतनी भीड़ लगी हुई थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि यार ये हो क्या रहा है? मैंने बाहर लोगों से पूछा कि मेरे घर पे ये ऐसा क्या हो रहा है? तो उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया और मेरे सर पे हाथ रख दिया। फिर मैं जैसे-जैसे घर के अंदर गई और मैंने देखा कि मेरे चाचा की डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई है। तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाई कि ये कैसे और क्यों और कैसे हो गया? उस टाइम घर पे बहुत बुरा माहौल था। सब रो रहे थे, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया था कि मुझे रोना है या हँसना है। क्योंकि उस टाइम हमारे घरवालों के लिए, उन्हें सँभालने के लिए या फिर हम बच्चों का भी कोई ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था। हम 3 भाई-बहन थे, एक मेरा कज़न भाई था। वो तीनों भाई-बहन मेरे से छोटे थे। मैं घर में सबसे बड़ी थी। मुझे उन सबका ध्यान भी रखना था, खुद की पढ़ाई भी करनी थी और मेरे दादाजी भी थे। लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यार मैं क्या करूँ अब? जैसे-जैसे दिन बीतते गए, कुछ दिन तो लोगों का आना-जाना चला रहा। तब तक किसी ने मुझ पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं ऐसी हो गई थी कि मैं ना किसी से बात कर रही थी, ना कुछ कर रही थी, ना खाना खा रही थी, ना पी रही थी, लेकिन मैं सिर्फ़ अकेली रह रही थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार मुझे अब करना क्या है? मैं कैसे इन सबका ध्यान रखूँ, क्योंकि घर में सबसे बड़ी मैं ही थी। फिर जैसे-जैसे वक़्त बीता, मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी आ गए। अब मैं बोर्ड के एग्ज़ाम देने की हालत में तो नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी एग्ज़ाम देने गई। मेरे से जितना हुआ मैंने किया वो। फिर बोर्ड का रिज़ल्ट आया, मेरे ओनली 62% मार्क्स आए और मैं उतने में खुश नहीं थी। लेकिन फिर मेरी कंडीशन भी ऐसी थी कि घरवालों ने बोला कि बहुत है बेटा,
इतने बहुत हैं, लेकिन मैं खुश नहीं थी। फिर मैंने बोला कि मुझे तो 10th दोबारा करनी है, क्योंकि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए। फिर सबने बोला कि देख ले। फिर मैंने कहा यार 10th दोबारा करूँगी, तो साल भी खराब हो जाएगी। बाकी सबने भी बोला, टीचर्स ने भी ये बोला कि तुझे पता है कि तू कितना अच्छा कर सकती थी, तेरी सिचुएशन क्या थी, तेरे मार्क्स कोई नहीं देखता है। तू इसी मार्क्स पे जाके आगे देख तुझे क्या करना है। फिर मैंने भी सोचा कि जितना जल्दी मैं आगे बढ़ूँगी, जितना जल्दी मैं आगे घरवालों के लिए कुछ करूँगी, खुद के लिए कुछ पैरों पे कुछ खड़ी होंगी, तभी घरवालों को ध्यान रख पाऊँगी, वरना मैं अगर साल यहीं पे खराब कर दिया, 1 साल तो यहीं खराब चला जाएगा 10th के मार्क्स लाने में। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे 10th दोबारा नहीं करनी है। फिर मैं सोचा कि मैं अब 11th में एडमिशन लेने के लिए बाहर निकलने वाली थी, क्योंकि मुझे गाँव में एडमिशन नहीं मिल सकता था, क्योंकि मुझे साइंस लेना था और मुझे डॉक्टर बनना था। अब मैं बताती हूँ कि ये मेरे डॉक्टर बनने का सपना मेरे अंदर कहाँ से आया। वो सपना था मेरे पापा का। मेरे पापा चाहते थे कि उनकी बेटी डॉक्टर बने। वो चाहते थे कि उनकी बेटी बड़ी होके डॉक्टर बने। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अब मेरे पापा का ही सपना पूरा करना है। फिर मैं एडमिशन के लिए निकलने ही वाली थी, तो हमारे घर में हमारे रिश्तेदार आए। उन्होंने बोला कि यार ये तुम क्या कर रहे हो? लड़की को पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हो? क्या करेगी ये पढ़ के? कर भी क्या लेगी? और लड़की है, इसकी तो शादी करनी है और इसका बाप भी नहीं है, अब इसका चाचा था वो भी चला गया, तो इसकी शादी करवा दो। मेरे दादाजी ने बोला कि सही तो बोल रहे हैं, क्योंकि वो पुरानी सोच के इंसान थे। राजस्थान के एक छोटे से गाँव से रहने वाले हैं हम लोग, जहाँ पे बाहर निकलना तो दूर, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता है, लड़कियों के लिए खासकर। तो उन्होंने एक बार तो मना कर दिया, फिर मैंने कहा नहीं, उन्हें समझाया कि एक बार मैं 12th तो कर लूँ, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। तब तक मैंने उन्हें नहीं बताया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। अगर मैं उन्हें उसी टाइम बता देती तो मुझे पढ़ने से रोक देते, मुझे साइंस लेने से रोक लेते। अगर पढ़ने से नहीं रोकते तो साइंस लेने से तो एटलीस्ट रोक ही लेते कि तुझे साइंस नहीं लेनी है। उस टाइम भी उन्होंने बोला कि तू जो इस पढ़ाई में जा रही है उसमें खर्चा तो बहुत लगेगा, क्योंकि रिश्तेदारों ने उनके इस तरह से कान भर देते, इस तरह से आके उनको बोल रहे थे बार-बार, कभी कोई आ रहा था, कभी कोई आ रहा था। लेकिन मेरे को पता था कि आज जो लोग बोल रहे हैं कि ये नहीं कर पाएगी, इसको बाहर मत भेजो, ये लड़की है, ये कमाएगी भी तो क्या यार, अगले घर चली जाएगी तो उन्हीं को देगी ना, तुम्हारा क्या फ़ायदा है? तुम अपने बेटे को भेजो, अपने पोते को भेजो। लेकिन फिर मेरी मम्मी, जो भी अपनी लाइफ़ में पढ़ लिख के कुछ करना चाहती थी, लेकिन वो तो नहीं कर पाई थी, क्योंकि उनके घरवालों ने उनकी पढ़ाई बीच में छुटा दी थी। लेकिन वो चाहती थी कि उनकी बेटी कुछ करे पढ़ लिख के, अगर वो करना चाहती है तो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी बेटी तो पढ़ेगी, मुझे नहीं करनी इसकी अभी शादी। तो सब रिश्तेदारों ने हमसे मुँह मोड़ लिया, किसी ने हमसे बात नहीं की। यहाँ तक कि मेरी मम्मी के गाँव वाले, मायके वाले यानी मेरे मामा जी, उन लोगों ने भी हमारे घर आना-जाना बंद कर दिया, मेरी मम्मी से बातें बंद कर दी। वो नहीं आते थे, पर कोई नहीं, मेरी मम्मी ने फिर भी कुछ नहीं बोला। मेरी मम्मी ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बेटी पढ़ेगी। तो फिर वो यार रात-दिन खेत जाती थी, सुबह उठ के जल्दी घर का काम करती थी, फिर पूरे दिन खेत में काम करती थी। उनको ये काम करते हुए देख के लगता था नहीं यार, मुझे इनके लिए भी कुछ करना है और खुद के लिए तो करना ही है, अपने भाई-बहन के लिए भी कुछ करना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तो होना ही पड़ेगा मुझे। मुझे उन लोगों की नहीं सुननी है जो बाहर लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आज वो बोल रहे हैं, कल वो उन्हीं दोबारा, आज वो बुरा बोल रहे हैं, कल वही लोग अच्छा बोलेंगे जब मैं कुछ बन जाऊँगी। तो फिर मैंने मेरी 11th की पढ़ाई स्टार्ट की। वो पढ़ाई जैसे-जैसे होती रही, लोगों के ताने वैसे-वैसे चलते रहे। फिर मैंने 12th किया। 12th की बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले थे। तब तक मुझे ये तो था कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन ये नहीं पता था कि डॉक्टर बना कैसे जाता है, उसके लिए क्या-क्या करना पड़ता है। तो मैंने एक दिन मेरे टीचर से डिस्कस किया कि सर मुझे तो आगे चल के डॉक्टर बनना है। तो सर ने बोला ठीक है, बट उसके लिए तुम्हें पहले प्रिपरेशन करनी होगी। तो मैंने बोला सर कहाँ से होती है प्रिपरेशन? तो उन्होंने बोला कि ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ से प्रिपरेशन होती है और तुम अच्छा कर सकती हो तो तुम कर पाओगी। तो सर ने मुझे उस टाइम थोड़ा बहुत गाइड किया। मैंने कहा ठीक है सर, मैं कर लूँगी। फिर मैंने 12th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम दिए। जैसे ही मेरा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, उस दिन मैंने घर पे बोला कि अब मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसकी तैयारी के लिए मुझे बाहर जाना होगा। तो मेरे दादाजी ने कुछ लोगों से बताया, बाहर बताया, डिस्कस की, तो फिर से लोगों की वही बातें, क्या करेगी ये डॉक्टर बन के? और डॉक्टर ऐसे घर के लोग थोड़ी ना बनते हैं। डॉक्टर वो लोग बनते हैं जिनके घर में पहले से कोई डॉक्टर होता है या फिर कोई बड़ा पढ़ा-लिखा इंसान होता है। तुम्हारे घर में है ही कौन गाइड करने वाला, या फिर कौन इसको बाहर छोड़ने जाएगा, कौन इसका ध्यान रखेगा, कौन इसकी फीस देगा, कौन, इतने पैसे कहाँ से लाओगे तुम? जितने पैसे तुम इसकी पढ़ाई पे लगा रखे हो, इसकी शादी पे लगा दो ना, इसकी शादी करवा दो।
और वो तो तुम्हें एक दिन करनी है और अगर ये डॉक्टर बन गई तो फिर तुम्हारा खर्च और भी बढ़ जाएगी। तुम इसकी पढ़ाई पे लगा दो, फिर इसकी शादी कहाँ से करवाओगे? और ये नहीं बनी तो? उनका पहला यही चीज़ था, ये नहीं बनी तो? वो क्या गारंटी कि ये डॉक्टर, क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ होती है, इतने बच्चे आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि गाँव से लिखने हुए बच्चे बने, क्योंकि वहाँ पे तो बड़े-बड़े लोगों के बच्चे आते हैं, बड़े-बड़े शहर से बच्चे आते हैं, पढ़े-लिखे बच्चे आते हैं, स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे होते हैं। उन्होंने बहुत कुछ बोला, लेकिन नहीं, मेरे अंदर था कि नहीं, मैं तो कर लूँगी और मैं बनूँगी डॉक्टर। तो एक बार तो घरवालों ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं भेजेंगे, तू यहीं से अगर तुझे पढ़ना है तो तू कुछ और कर ले, डॉक्टर ही क्यों बनना है? जिसमें तुझे कॉम्पिटिशन भी कम लगे, तू अच्छे से पढ़ भी पाए और घर पे रह के पढ़ाई कर पाए। मैंने कहा नहीं, मुझे बनना डॉक्टर ही है, भले ही मैं घर पे रह के पढ़ूँ लेकिन मुझे बनना डॉक्टर ही है। क्योंकि मैंने ठान लिया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मेरे पापा का भी सपना पूरा करना है और मेरे घरवालों के लिए, मेरे भाई-बहन के लिए भी बहुत कुछ करना है। उस दिन मैं घर से निकल जाती हूँ, घरवालों को बोल के कि ठीक है मैं पढ़ने जा रही हूँ। फिर मेरे दादाजी बोलते हैं ठीक है, अगर तुझे जाना है तो ठीक है, फिर मैं छोड़ के आता हूँ तुझे। फिर मैंने कहा कोई भी दिक्कत नहीं है, घरवालों ने मुझे पैसे दे दिए कि ठीक है तुझे पढ़ना है तो पढ़ ले। लेकिन हम भी नहीं जानते कि तू कहाँ जाएगी, कैसे पढ़ाई करेगी, क्योंकि उन्हें भी कोई आइडिया नहीं था कि कोचिंग्स क्या होती है, कौन-सा सिस्टम होता है, कहाँ कैसे एडमिशन लेना होता है। उस दिन भी मेरे साथ एडमिशन करवाने के लिए कोई नहीं गया। मैंने मेरे कज़िन्स को बोला, मेरे ताऊ जी को बोला, उन्होंने बोला कि नहीं हमारे पास तो टाइम नहीं है। क्योंकि उनका ये था यार ठीक है, लड़की है, क्या ही कर लेगी। फिर मैं गई, मैंने एक कोचिंग में एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने मेरी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। उस टाइम फिर स्टार्टिंग में मार्क्स कुछ कम आने लगे, तो ऐसा लगा कि यार कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गई? ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं कर पाऊँगी? क्योंकि मैं बहुत कुछ बोल के आ गई हूँ कि मुझे करना है और अगर मैं नहीं कर पाई तो? फिर मैं वहाँ टीचर्स के पास जाती थी, वहाँ मेरे जो भी डाउट्स होते थे, जो भी प्रॉब्लम होती थी, मैंने हर एक चीज़ को कंटिन्यूअसली रखा और मैंने एक पूरा शेड्यूल बना लिया था अपना कि मुझे इस टाइम ये करना है, इस टाइम मैंने उसको कभी स्किप नहीं किया। मैंने अपनी लाइफ में कंटिन्यूटी रखी। मैंने ये रखा कि जो चीज़ मुझे आज करनी है ना, वो मुझे आज ही करनी है, उसको कल पे कभी नहीं छोड़ा। इस तरह मैंने अपना शेड्यूल फ़ॉलो किया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में फिर फेल हो गई। मेरे 480 मार्क्स आए नीट के एग्ज़ाम में, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। मैंने घर पे गई थी उस टाइम, सब लोगों ने पूछा, "अरे! कितने मार्क्स आए?" मैंने कहा 480। अब उतने में मुझे कॉलेज तो नहीं मिलना था। फिर घरवालों ने बोला कि अब क्या करना है? मैंने कहा मुझे बनना तो डॉक्टर ही है, तो मुझे फिर से करना है। तो मेरे दादाजी ने बोला तूने 1 साल यहाँ खराब कर दी। सब लोग यही बोल रहे हैं कि डॉक्टर बनने में तो बहुत साल निकल जाते हैं, कब तक डॉक्टर बनेगी? तब तक तो बुढ़ापा आ जाएगा, 30-35 साल से पहले कोई डॉक्टर नहीं बनता है। तो ये तू सब छोड़ और दूसरी पढ़ाई पे ध्यान दे ले, कुछ और कर ले। अगर तुझे पढ़ना है तो हम तुझे पढ़ने से नहीं रोक रहे, लेकिन तू कुछ और कर ले, ये मत कर। लेकिन मेरे अंदर तो वो ज़िद थी कि नहीं मुझे बनना तो डॉक्टर ही है। फिर अचानक से एक दिन मेरे कोचिंग से फ़ोन आया कि यार इसके मार्क्स अच्छे आए हैं, इसकी परफ़ॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो मेरे दादाजी को थोड़ी बहुत उनसे बातें करवाई, टीचर से बातें हुई तो उनका थोड़ा माइंड कन्विंस हुआ। लेकिन वो है ना कि मतलब उनकी उस टाइम माइंड कन्विंस हुआ, फिर थोड़ी देर बाद कुछ रिलेटिव मिल गए, कुछ आस-पड़ोस वाले मिल गए, फिर से उनके माइंड में वही आ गया कि नहीं यार नहीं जाना बाहर। लेकिन मैं जैसे-तैसे ज़िद करके, लड़ के, जो भी रोना-धोना जो मुझे करना था, कर सकती थी, मैंने उस टाइम सब कुछ किया। मैंने कहा नहीं मुझे पढ़ना है। मेरे लिए जाना वहाँ बहुत मुश्किल था क्योंकि घरवाले साफ-साफ, लेकिन उस टाइम मेरे अंदर ये भी था कि यार अगर इस बार नहीं हुआ ना, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। घरवालों ने साफ-साफ बोल दिया, "अगर इस बार नहीं हुआ तो तेरी शादी करवा देंगे।" और मैंने भी था कि यार शादी भी करवा दोगे तो क्या करोगे? मेरी करवा दोगे, फिर मेरे पीछे जो मेरे भाई-बहन हैं वो क्या करेंगे? उनकी भी तुम शादी ही करवा दोगे। फिर ऐसे तो फ्यूचर कुछ बनेगा ही नहीं ना किसी का। फिर जहाँ हैं हम वहीं रह जाएँगे और मैं जो जहाँ है थे ना हम, मुझे वहाँ रहना नहीं था, उससे कुछ बाहर निकलना था। क्योंकि हम ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं जिसमें सिर्फ़ घर का खर्चा चल पाता था। हमारे खेतों से जितना आता था, मेरी मम्मी जितना कमाती थी, मेरे दादाजी जितना कर पाते थे, सिर्फ़ घर का खर्चा चलता था। फिर मैं फिर से कोचिंग के लिए गई। फिर मैंने उस टाइम जो गलतियाँ करी थी ना फर्स्ट टाइम, वो मैंने सारी अवॉइड। फर्स्ट टाइम मैंने ये था पढ़ना, पढ़ना, पढ़ने पे ध्यान दिया था मैंने। मैंने मॉड्यूल्स, पेपर ये सारी चीज़ें सोल्व करना छोड़ दिया था। जो मॉक टेस्ट होते थे, उनको मैं आके सोल्व नहीं करती थी। मैं सोचती थी यार ये क्वेश्चन गलत हो गया तो उसपे ध्यान नहीं देती थी मैं। फिर मैंने जो फर्स्ट टाइम मिस्टेक की थी ना, वो सारी मिस्टेक मैंने अवॉइड करी। मैंने सब कुछ शुरू से स्टार्ट किया और अच्छे से उसको किया। मैंने इतनी ज़िद पकड़ ली थी कि मैं ये भूल जाती थी कभी-कभी कि मैंने खाना खाया है कि नहीं खाया। बहुत बार ऐसा होता था कि मैं सिर्फ़ एक टाइम खाना खाती थी, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता था कि मैं खाना खाया। मैं बस मेरा अपना शेड्यूल फ़ॉलो करती थी, कंटिन्यूअसली हर चीज़ रखती थी। फिर एग्ज़ाम का दिन आया, फिर मैं एग्ज़ाम देने गई। उस टाइम भी मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं था।
मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुँची तो मैंने उस एग्ज़ाम को ऐसे दिया कि जैसे मैं अपने घर पे बैठ के एग्ज़ाम दे रही हूँ, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से। अगर उस टाइम मैं थोड़ा-सा भी स्ट्रेस ले लेती ना कि मुझे निकालना है, घर वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, तो शायद मैं उस टाइम कुछ ना कुछ गलती कर जाती उस एग्ज़ाम में, क्योंकि मुझे स्ट्रेस हो जाता। फिर मैं कहीं न कहीं, अगर तुम दिक्कत या फिर स्ट्रेस लोगे ना, तो कहीं न कहीं हड़बड़ी में गड़बड़ी कर ही दोगे। तो मेरे मेरे माइंड में ये चीज़ आ गई थी सुबह से कि मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं है। मैंने इतना रिलैक्स माइंड होके पेपर दिया कि पेपर अच्छा गया। मैं बाहर निकली, मैंने किसी से फ़ोन लिया क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था उस टाइम। मैंने घर पे फ़ोन किया कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है और मेरा एग्ज़ाम निकल गया जाएगा। तो मेरी मम्मी उस टाइम बहुत खुश हुई। फिर 1 महीने बाद होता है एम्स का एग्ज़ाम। उस टाइम एम्स और नीट अलग-अलग होते थे। फिर मैंने बोला कि नहीं, अभी मैं घर नहीं आ रही, मुझे तो एम्स का एग्ज़ाम देना है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, नीट में हो तो रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे इससे सैटिस्फैक्शन नहीं है। मुझे जब तक एम्स नहीं मिल जाता, तब तक मैं कहीं भी एडमिशन नहीं लेने वाली अब तक, क्योंकि मुझे तो सिर्फ़ एम्स चाहिए था। फिर मैं 1 महीने और वहीं रुकी। मेरे साथ के सब फ्रेंड्स, जितने भी लोग थे ना जो आस-पास तैयारी कर रहे थे, वो सब घर जा चुके थे। तो किसी का हो रहा था, किसी का नहीं भी हो रहा था, वो भी घर जा चुके थे, क्योंकि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि यार इसमें भी नहीं हुआ तो एम्स हमें नहीं मिलेगा। और जिसका हो भी रहा था ना, वो भी एम्स के सपने नहीं देख रहा था कि यार हम तो बहुत छोटी-सी जगह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ तो एम्स में किसी का होता ही नहीं है। लेकिन मैंने नहीं सोचा ऐसा कुछ। मैं तैयारी कर रही थी। मेरे साथ शायद 4 या 5 लोग थे पूरी कोचिंग में, जो उस टाइम एम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। एम्स की मॉक टेस्ट दे रहे थे। सब लोग घर जा चुके थे। फिर एम्स के एग्ज़ाम का दिन आया। उस टाइम मैं एग्ज़ाम देने निकली। मैं जहाँ पे प्रिपरेशन कर रही थी, एम्स का सेंटर मेरा वहीं पे था। लेकिन उस दिन मेरे अंदर थोड़ी-सी नर्वसनेस नहीं थी, क्योंकि वो एग्ज़ाम मेरा सपनों का एग्ज़ाम था कि मुझे वहीं जाना है, मुझे एम्स में जाना है। लेकिन मैंने फिर भी खुद को रिलैक्स किया। फिर मैं एग्ज़ाम हॉल में पहुँची, मैंने एग्ज़ाम दिया, फिर हम बाहर निकली। उस दिन मेरे अंदर एक खुशी भी थी कि मेरा एम्स में हो तो जाएगा, लेकिन एक डाउट भी था कि एम्स दिल्ली मिलेगा कि नहीं? क्योंकि मुझे एम्स दिल्ली चाहिए था। कॉन्फिडेंस तो फुल था कि मिल तो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो गया था कि मेरे कुछ क्वेश्चन्स जो मैं देख ही नहीं पाई थी, टाइम की वज़ह से छूट गए थे। लेकिन फिर पता चला कि नहीं यार, एम्स में तो इतना बच्चे अटेम्प्ट कर ही नहीं पाते जितने मैं अटेम्प्ट करके आ गई हूँ। क्योंकि उनका पेपर शेड्यूल ही कुछ ऐसा होता है। एग्ज़ाम इतना टफ होता था उस टाइम। फिर एम्स के एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बाद एम्स का रिज़ल्ट आता है। तब सबको पता चलता है कि मेरी रैंक आई है 58th, ऑल इंडिया 58th रैंक। उस टाइम सब खुशी से पागल हो जाते हैं। यार, जो रिश्तेदार, जो लोग बोल के गए थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, सबसे पहले उन्हीं लोगों के फ़ोन आ रहे थे। यार, आपकी बेटी की तो अखबार में फ़ोटो आई है, काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, वो तो कर गई, वो तो डॉक्टर बन गई है अब। मैंने कहा ये क्या है? अभी कुछ दिन पहले तो बोल रहे थे ये कुछ नहीं करेगी, शादी करवा दो। तो रिजल्ट के टाइम तो सब लोग बहुत खुश थे, कोई कॉल कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। फिर आता है काउंसलिंग का टाइम। फिर मैंने मेरे जो कॉलेज जो मुझे चाहिए था, मैंने एक ही कॉलेज फ़ील किया था कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ एम्स में एम्स दिल्ली ही चाहिए। मैंने कोई ऑप्शन ही नहीं डाले थे। फिर मुझे काउंसलिंग का रिज़ल्ट आता है, मुझे एम्स दिल्ली अलॉट हो जाता है। फिर आती है डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन की बारी। तो मैं सबको बोलती हूँ कि कौन चलेगा मेरे साथ? मेरे कुछ रिलेटिव, कुछ कज़न, सबको बोलती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे दादाजी थे जो मेरे साथ जा सकते थे। वो भी कभी दिल्ली नहीं आए थे। उन्हें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने सबको पूछा, सबने बोला नहीं यार, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें ये काम है, किसी ने वो बहाना दिया, मैं ये काम है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अब इतना आगे तक आ गई हूँ तो अब पीछे थोड़ी ना हटना है, अब भी मैं खुद ही जाऊँगी। फिर मैं रात के 8 बजे घर से निकलती हूँ, फिर मैं 9 बजे बस लेती हूँ, फिर मैं ब भादरा पहुँचती हूँ मेरी सिटी में। फिर वहाँ मुझे पता चलता है 11 बजे से पहले दिल्ली की कोई बस नहीं है। फिर मैं वहाँ पे रोड पे वेट कर रही होती हूँ, फिर जैसे बस आती है, मुझे रात भर नींद नहीं आती है, बस में बैठ तो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा था कि यार मुझे कहाँ एम्स है, कहाँ दिल्ली है, कैसी दिखती है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने सिर्फ़ एम्स को देखा था न्यूज़पेपर्स में या फिर फ़ोन में, फ़ोटोज़ में, और दिल्ली का भी सिर्फ़ नाम सुना था, बाकी देखा नहीं था मैंने कभी। मेरे को ये भी था कि कहीं दिल्ली छूट ना जाए, कहीं मैं आगे नहीं चली जाऊँ, क्योंकि मैं पहली बार जा रही थी वहाँ पे। फिर मैं घर से जहाँ जैसे सुबह 5 बजते हैं मैं दिल्ली पहुँच जाती हूँ। फिर वहाँ मैं जैसे-जैसे पता करके लोगों से या फिर टैक्सी वालों से, ऑटो वाला से, जैसे भी मुझे पता चलता है कि कौन-सी डायरेक्शन में है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, मैं एम्स पहुँच जाती हूँ। वहाँ मैं मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाती हूँ और फिर मुझे सीट अलॉट हो जाती है एमबीबीएस के लिए। फिर मैं घर पे फ़ोन करती हूँ कि मुझे सीट मिल गई है। घर वाले खुश होते हैं। फिर उसके बाद मुझे वापस जाना होता है, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए मुझे कोई आइडिया नहीं था कहाँ पे रहना है, कैसे रहना है, और ना ही मेरा कोई जानकार था जिसके साथ मैं रह सकूँ। वही सीन होता है, मैं यहाँ से रात के 9 बजे वापस निकलती हूँ, रात के 3 बजे घर के पास पहुँचती हूँ।
उस टाइम ही मेरे साथ कोई ऐसा नहीं था जो मुझे लेने आ सके या फिर घर तक पहुँचा सके। मैं अकेली थी। एक बार तो सोचा कि यार यहीं वेट करती हूँ। तो मैंने कहा यार सुबह होने तक यहाँ वेट करूँगी तो क्या ही मतलब है। उस टाइम रात भी बहुत थी, डर भी बहुत लग रहा था। कि यार रात को अकेले घर तक कैसे पहुँचूँगी? क्योंकि मेरा घर ज़्यादा दूर तो नहीं था लेकिन 3 किलोमीटर था और रास्ता था बिल्कुल सुनसान। फिर मैं एक लंबी साँस लेती हूँ कि देखा जाएगा जो होगा। अब इतना चल लिया है तो आगे भी चलना ही है। पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब ये कर लिए तो ये भी करना ही है। फिर मैं निकल पड़ती हूँ और मैं सुबह 5 बजे घर पहुँच जाती हूँ। जैसे मैंने गेट खटखटाया, मेरे दादाजी ने सबसे पहले गेट खोला और वो एकदम ऐसे शॉक थे मुझे देख के। "तू कहाँ से आई इतनी रात को?" मैंने कहा बस से आई मैं। इतना मतलब हैरान हो गए थे। उन्होंने पूछा कैसे आई, क्यों आई? क्योंकि उनको टेंशन हो गया था कि यार एक लड़की रात को इतना आई। तो मैं ये सोचती हूँ कि सिर्फ मुझे ही नहीं ये परेशानी झेलनी पड़ी। और भी ऐसी लड़कियाँ हैं जिनको ये चीज़ें झेलनी पड़ती है या फिर फेस करनी पड़ती है। पर ये है कि डरना नहीं है यार, क्योंकि मैं डरी नहीं थी। अगर मैं डर जाती तो मैं वहीं पे रुक जाती और वहाँ भी मेरे साथ अकेली खड़ी रहती तो कुछ भी हो सकता था। फिर मैं घर पहुँची, फिर घर वालों ने बोला कि तुझे नहीं आना चाहिए था रात को। मैंने कहा कोई नहीं, अब तो आ गई, सब ठीक है। फिर जैसे सुबह होती है, फिर घरवाले भी बहुत खुश थे और मैं सबसे ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैं आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा था, जो मैंने देखा था। फिर सब घरवालों ने सबके लिए मिठाइयाँ मँगवाई, सबको मिठाइयाँ दी। उन लोगों को भी दी जो नहीं चाहते थे कि मैं इस लाइन में जाऊँ या फिर डॉक्टर बनूँ। उसमें मैं थोड़ी दुखी हुई कि यार उनको क्यों दी? फिर कोई नहीं, वो लोग भी उस टाइम इस मामले में शामिल हो गए थे, बहुत बधाई दे रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, आ रहे थे, मुझसे मिल रहे थे कि यार तूने तो ये कर दिया, मुझे लगा नहीं कर पाएगी। और उस टाइम मैं गाँव की पहली लड़की डॉक्टर बनी थी और वो भी एम्स में। अभी तो मैं एम्स के अंदर न्यूरो सर्जन हूँ। तो मेरी सैलरी आती है, अच्छा कमा लेती हूँ, घर भी अच्छे से चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, भाई-बहन का भी ध्यान रख रही हूँ। लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी पहली सैलरी आई थी। मुझे ये था कि यार घर में मेरा बड़ा भाई तो नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा घरवालों के लिए उस बेटे की तरह सोचा था, बेटे का फर्ज़ निभाना था मुझे और मुझे वो सैलरी मेरी मम्मी को देनी थी। वो सैलरी ज़्यादा तो नहीं थी क्योंकि एमबीबीएस की इंटर्नशिप की सैलरी थी वो। वो सैलरी थी ओनली 27,000, लेकिन वो जितनी भी थी, मेरे लिए वो बहुत थी। क्योंकि उस टाइम ये था कि यार मुझे मेरी मम्मी को देनी है। क्योंकि जब वो खेतों से रात वो जाग-जाग के वो खाना बनाती थी, कपड़े मतलब घर का जो जितना भी काम था वो रात को जाग के करती थी, ताकि वो सुबह से शाम तक कंटिन्यूअसली हम लोगों के लिए खेतों में मेहनत कर सके ताकि हम बच्चे पढ़ पाएँ। तो मुझे वो सैलरी मेरी मम्मी को देनी थी। उस टाइम हमें छुट्टी तो नहीं मिलती है, लेकिन मैंने 1 दिन की इमरजेंसी लीव ली और मैं घर पहुँच जाती हूँ सीधा। और घरवालों को मैं इन्फॉर्म नहीं करती हूँ कि मैं घर आई हूँ। मैं सैलरी अपने बैंक से निकलवाती हूँ और वो सैलरी जाके मेरी मम्मी के हाथों में रख देती हूँ। उस टाइम जो मेरी मम्मी का रिएक्शन था ना, उसको देख के जो मेरी खुशी थी ना, उसका कोई ठिकाना नहीं था। मेरी मम्मी उस दिन इतनी ज़्यादा खुश हुई थी कि वो खुशी के मारे रो पड़ी थी, कि यार जो मतलब एक बेटे को करना चाहिए वो तूने किया है। क्योंकि उनका कोई बड़ा बेटा तो नहीं था, लेकिन मैं थी ना उनकी बड़ी बेटी, जो उनके लिए सब कुछ कर रही है। तो ये थी मेरी जर्नी। आपने देखा कि कैसे गाँव छोटे से गाँव की लड़की अपना ड्रीम लेके आती है दिल्ली तक पहुँचने का और एम्स दिल्ली में डॉक्टर बनने का। तो मेरे घर की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियली कंडीशन भी अच्छी नहीं थी और मैं हिंदी मीडियम से भी पढ़ी थी। तो उस वजह से मुझे आगे जाके भी मेरी मेडिकल की पढ़ाई की जर्नी में भी मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ी। लेकिन मैंने वो फेस की क्योंकि मैंने एक सपना देखा था, जो कि मुझे पूरा करना था, किसी भी हाल में। तो जब आप सपना देखते हैं ना, तो उसे पूरा करने के लिए अगर आप मेहनत करते हैं ना, अगर आप उसमें जोश होता है ना कि यार मुझे ये करना ही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ जोश ही होता है, उसके लिए आप दिन-रात मेहनत करते हैं ना, तो आप ज़रूर पूरा करते हैं उस सपने को। तो मुझे ये सब मेरी मम्मी के लिए भी करना था और मुझे मेरे पापा का भी सपना पूरा करना था। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी, जो भी मुझे देख रही है, मेरी छोटी बहनें या फिर बड़ी, अगर आपका भी कोई सपना है ना, आपने देखा है, आप करना चाहती है, तो आप उसे ज़रूर पूरा कर सकती हैं। और अगर आपकी कोई बेटी है, जो उस सपने को पूरा करना चाहती है, तो आप उसे सपोर्ट कीजिए। उसकी हिम्मत बनिए, आप वो उसे ज़रूर पूरा करेगी। क्योंकि एक औरत के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है।